अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना बादशाह। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। आज जब आपसे इस प्रोग्राम में बात हो रही है, वैसे तो ट्रांसमिशंस के साथ भी हम हाजिर रहे आपके सामने, लेकिन अब जबकि ये पूरा हफ्ता व्यू पॉइंट के बाद हम आए हैं तो काफ़ी कुछ बदल चुका है। हम देख रहे हैं कि सूरत हाल बड़ी तेज़ी से तब्दील हुई है, जिसमें मुनहरिफ अराकीन के अलावा ही अपोजिशन का नंबर्स पूरे कर लेना वो अपनी जगह मौजूद है। संडे को वोटिंग होने का फैसला वो अपनी जगह मौजूद है। और इस सारे दौरान एक अहम जो मामला सामने आया वो ख़त का था, जिसके ऊपर सैर हासिल गुफ्तगू हो चुकी है। ये ख़त क्या महज एक शोशा है, एक हकीकत है? जाहिर है कि इसके हवाले से भी बातचीत जारी है। अपोजिशन का इस पर अपना मौक़िफ़ है और हुकूमत का अपना। लेकिन इस सारे हंगाम 2-3 और अहम मामलात हुए हैं। अब ये कि आगे होने क्या जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक आज अहम इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में भी वो बैनुस्सुतूर बहुत कुछ कह गए हैं, जिस पर बहुत सारी बात हो सकती है। क्या सेम पेज फट गया है? किसी ने कहा था कि जनाब पेज पलटते देर नहीं लगती, तो क्या वाकई ये सफ़ा अब पलट चुका है? और उसके बाद हम क्या देखेंगे कि आने वाले दिनों में प्राइम मिनिस्टर साहब मज़ीद खुलकर सामने आएंगे? क्या ऑप्शंस हैं? क्या अभी भी कोई सरप्राइज़ बाकी है? बहुत सारे सवालात जिन पर बात हो सकती है। और इसके साथ साथ ये भी कुछ जायज़ा लेंगे कि बल्दियाती इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जीत है वो किस बात की गमाजी करती है। आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ और पहले जाऊँगी इमरान साहब की तरफ। इमरान साहब, चीज़ें तो बहुत सारी हैं, लेकिन एक अभी मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है जो हमने रिसेंटली देखा, जिसकी तरदीद भी आ गई। इससे पहले कि मैं आपकी तरफ आऊँ, इस वक्त हमारे साथ फेडरल मिनिस्टर बाबर आवान साहब भी मौजूद हैं, तो मैं उनको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ और वेलकम कहती हूँ। बाबर आवान साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब की इंटरव्यू से मैं बात शुरू करना चाह रही हूँ। उनकी जानिब से एक ये बात की गई कि ऑप्शंस उन्हें दिए गए और उन्होंने बताया कि उन ऑप्शंस के हवाले से उन्होंने इलेक्शन को बेहतर करार दिया, लेकिन फिर बात आगे बढ़ी नहीं। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं अस्करी ज़राए से इसकी वाज़े तौर पर तरदीद आ गई है कि ऑप्शंस कोई नहीं दिए गए इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। इस मामले को आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? मेरा ख्याल है वो सवाल के बाद अच्छा यहाँ पर मौजूद नहीं रहे, लेकिन इमरान साहब, अगर मैं यही सवाल आपके पास रखूँ तो एक बिल्कुल ये डिफरेंट सा सिनेरियो है कि जिसमें एक दो मुख्तलिफ बातें बन जाती हैं, लेकिन आपके ख्याल से आप कैसे इसे रिस्पॉन्ड करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो कहा कि उन्हें 3 ऑप्शंस दिए गए, एक ये कि इलेक्शन हो जाए, दूसरा ये कि असम्बलियाँ तोड़ दें, और तीसरा कि वो इस्तीफ़ा दे दें। उन्होंने कहा नहीं, मैं इलेक्शन की तरफ जाऊँगा। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ज़राए ने, जैसा आपने ख़ुद भी कहा, ना सिर्फ ये कि इसकी सख्ती से तरदीद की है, बल्कि उन्होंने कहा कि हमें ये कहा गया था कि आप कोई दरमियानी रास्ता निकालें। लिहाजा मैं समझता हूँ कि सियासी लोग जो हैं वो तो अपने सियासी फ़ायदे के लिए कोई बात इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन आम तौर पे जो अस्करी ज़राए होते हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट के ज़राए होते हैं, उनसे जो खबर जारी की जाती है या जो खबर बताई जाती है, आम तौर पे उस पर शक व शुबे की गुंजाइश उस तरह से नहीं होती। मैं ज़रा सुनवा ना दूँ कि इमरान साहब ने इस बारे में क्या कहा। सुन लेते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या कहा, फिर यही सवाल बाबर आवान साहब के सामने रखेंगे, वो हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर आवान साहब, पहले तो मैं यही जानना चाह रही हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब ने इंटरव्यू में ये कहा कि उन्हें ऑप्शंस दिए गए, बाद में अस्करी ज़राए ने तरदीद कर दी और ये कहा कि नहीं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने उन्हें बुलाया और ये कहा कि कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाए। तो आप इस मामले पर कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। पहली बात तो ये है कि ये डिबेट नहीं है जिसके बारे में आप सवाल कर रही हैं। डिबेट पाकिस्तान में और है। डिबेट के 3 हिस्से हैं। सबसे पहला हिस्सा डिबेट का ये है कि क्या पाकिस्तान में कोई फॉरेन फंडेड और फॉरेन स्पॉन्सर्ड रिजीम चेंज चल रही है या नहीं चल रही। दिस इज नंबर 1। इस डिबेट का दूसरा हिस्सा ये एक नेशनल डिबेट है, इसलिए ये बैक एंड फोर्थ वाले सवालों और जवाबों का मेरे ख्याल में मौका नहीं है। दूसरा इसका हिस्सा ये है कि क्या उसके बारे में 2 ग्रुप हैं, एक तरफ बैठा हुआ है यस वाला, दूसरा बैठा हुआ नो वाला, उनके दरमियान डिबेट है। ऐसा नहीं है। इसमें आपके सवाल का जवाब है, इसलिए कि पाकिस्तान की काबीना ने ये सारी तफसील देखी, उनके सामने रखी गई। उस काबीना में ये फैसला किया गया जिसका मैं हिस्सा हूं कि अब ये तफसील हम नेशनल सिक्योरिटी की जो काउंसिल है, हमारी कमेटी है, उसके सामने रखेंगे, जिसमें पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, जिसमें ISI के नुमाइंदगान, जिसमें सारी इंटेलिजेंस एजेंसी और सारा पाकिस्तान का सिक्योरिटी अपरेटिस बैठता है। उसमें से
जो जवाब निकला ये सारा कुछ देखने के बाद वो 3 हिस्सों में है। पहला हिस्सा उसका ये था कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की गई है। दूसरा उसका हिस्सा ये था कि हम उसके ऊपर बहुत स्ट्रांग एक्सेप्शन लेते हैं। तीसरा हिस्सा ये था कि पाकिस्तान की तारीख में गोया और इस इलाके की तारीख में गोया पहली दफा पाकिस्तान ने बुलाया बाकायदा अमेरिकन एनवॉय जो पाकिस्तान के अंदर हैं उनको, और उनको डिमाश, नापसंदीदगी का इजहार कहते हैं उसको उर्दू में, वो डिमाश उनको किया। जफर हिलाली साहब ज्यादा इसको एक्सप्लेन कर सकेंगे। और तीसरा जो इसका हिस्सा ये है कि फिर पाकिस्तान के बड़े क्रेडिबल जो लोग अवेलेबल थे कैपिटल के अंदर, आपके तबके से ताल्लुक रखने वाले, उनको बुलाया गया, खवातीन और हजरात। उस मीटिंग में भी मुझे प्राइम मिनिस्टर ने बुला के बिठाया था और एक आध सवाल का मैंने भी जवाब दिया वहां पे। उनको दिखाया गया, दे वर सेटिस्फाइड। उसके बाद ये फैसला किया गया कि अब पार्लियामान के अंदर जाएगी, और ये फैसला हमने नहीं किया, ये फैसला करने के लिए शहबाज शरीफ साहब ने और ऑपोजिशन ने मुतालबा किया, और 1 हफ्ता वो मुतालबा तकरीबन करते रहे, या इससे कुछ दिन कम, कि आप ये पार्लियामेंट में क्यों नहीं लेके आते। पार्लियामेंट इसको रखने की अगर कोई जगह है तो वो असली जगह है। जब वहां हम गए तो उन्होंने, हमारी एक इंटरनल मीटिंग थी जिसमें हमें पीपल्स पार्टी के दोस्तों ने कहा कि हमें तो कोई इतला नहीं मिली। तो वहां अय्याज सादिक साहब भी मौजूद थे। आई वॉज पार्ट ऑफ दैट मीटिंग, इसलिए कि मैं गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता हूँ वहां पूरी लेजिस्लेटिव और पार्लियामेंट्री बिजनेस में। तो वहां उन्होंने कहा कि मैंने आपको वो पैगाम पहुंचाया था। ये एक बंदा नहीं था, वहां 10 बंदे थे, और वो टॉप क्लास लीडरशिप आप कह लें उसको, 2-3 को छोड़ के थी सारी पार्टियों की वहां पे जहां ये गुफ्तगू हुई। तो इसलिए यहां से डिबेट ये गुजर चुकी है। अब इसका मैं एक और पहलू है जिसकी तरफ मैं आता हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक केस हुआ था। नवाज शरीफ साहब वकील, मेरी बरादरी से ज्यादती करके काला कोट उन्होंने पहली दफा पहना, सुप्रीम कोर्ट की सीढ़ियां चढ़े, सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल हुए, और उन्होंने कहा मेमो गेट, सजाए मौत दें सारे मुल्जिमों को। ये जब शुरू होता है तो ये तकरीबन अक्टूबर सितंबर में ये सागा सारा शुरू होता है, जिसकी खबर थी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब को। अच्छा, आपने मेमो गेट का बाबर रहमान साहब जिक्र किया है। एक मिनट, ये तो अब बड़े दिनों बाद किसी टीवी पे आया हूँ, मैं थोड़ा सा कौम के सामने पर्सपेक्टिव रखना चाहता हूँ। गिव मी 2-3 मिनट, जितना मर्जी बोलिएगा, मैं सुनूंगा आप तीनों को। उसके बाद ये हुआ कि ये जब सागा शुरू होता है, ये सागा शुरू होने के बाद बैरून मुल्क साजिश होती है, तो उसको कहते हैं मेमो गेट। जिस केस की मैं बात कर रहा हूँ, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसी तरह के मामले के ऊपर सुओ मोटो नोटिस नहीं लिया था, बल्कि 184(3) में नवाज शरीफ साहब वहां जाके खड़े हुए थे। उसके ऊपर एक कमीशन बना था। उस कमीशन ने उस वक्त के जो हमारे इन्वाय वहां लगे हुए थे, मिस्टर हक्कानी, उनको तलब किया था बतौर मुल्जिम। वो फिर जमानत उनको दी गई। जमानत से वो भागे हुए शख्स के साथ नवाज शरीफ वहां मुलाकात करते हैं। एक तरफ मुल्जिम बैठा हुआ है, एक तरफ मुदई बैठा हुआ है। जिस तरह जलसे में, इस्लामाबाद के जलसे में प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि ये कातिल और मकतूल किस तरह से इकट्ठे हो गए, तो वहां मुल्जिम और मुदई को इकट्ठे बिठाया गया। फिर पाकिस्तान से एक और मफरूर मुल्जिम था, वो उसके साथ बैठा। तो ये सारी बाबर रहमान साहब, ये तफसील से सारी साजिश का प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद भी एक्सप्लेन कर दिया है। 1 मिनट और मैं आपसे मांगूंगा। 1 मिनट। बाबर रहमान साहब, प्रोग्राम तो मेरा है, मुझे भी प्लीज मौका दे दीजिए इसमें बात करने का। मौका मिलता है समीना पाशा, 1 मिनट ठहर जाइए। अच्छा, दूसरा जो आपके सवाल में लेके जाऊंगा सारे, आई एम हियर फॉर द फुल प्रोग्राम, नो प्रॉब्लम। और मैं जो आखिरी बात कहना चाहता हूं वो ये है कि जो चीज आती है पाकिस्तान के नाम, उसका नाम शहबाज शरीफ को पसंद नहीं है। वो कहता है ये तो खत है। मरियम साहिबा ने एक अजीब आलम में एक उनकी वीडियो है, वो जरा देख लीजिएगा। उसमें वो फरमाती है कि ये भी कोई तरीका है खत लिखने का। हम इसको मोहब्बतनामा कह लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान की रियासत के लिए और पाकिस्तान की जो सुप्रीमेसी है कॉन्स्टिट्यूशनल और उसकी इंडिपेंडेंस है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं आपको आखिरी एक जुमला बोलता हूं। अगर ये बैरून मुल्क से मुदाखलत हो तो इसको हम मोहब्बत कहेंगे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर से एक दफा इस तरह सा काम हुआ कि एक जज को हटा दिया गया जो बाद में सियासी जमात में बनाई, सियासत में मुलविस हो गए, तो उस पे पाकिस्तान के को सजाए मौत मिली हुई है। सजाए मौत
कि एक आईनी होता था। बाबर अवान साहब, आप ऐसे ही अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। मैं तो वैसे ही ईमान ला चुकी हूँ कि खत भी सही है और आपका नैरेटिव भी ठीक है। मैं कोई उस पर क्वेश्चन ही नहीं कर रही जिसके लिए आप इतना आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। मैं तो आगे आपसे बात करना चाह रही हूँ। आपका नैरेटिव बिल्कुल ठीक है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी जगह पे उसको एक्सप्लेन भी कर दिया हुआ, मैं उस पर कोई क्वेश्चन कर ही नहीं रही। खत भी ठीक है, उसमें जो जाहिर है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने जो ऑप्शन लिए हैं उस पर स्टेप्स, वो भी अपनी जगह। मेरा सवाल थोड़ा उससे आगे था। आप लोग कह रहे हैं कि खत तक के तो कंडेमनेशन भी हो गई है, उसके आगे मरासले में एहतजाज भी हो गया, सब कुछ ठीक है, लेकिन जो उसके आगे होना था, जो मामलात होने थे, वो तो किसी ने रोके ही नहीं है। अदम एतमाद तो अभी भी वहीं एक हकीकत की तरह खड़ी है। जो लोग यहाँ पर लोग मौजूद हैं, जो अगर आपके बकौल वो साजिश का हिस्सा हैं, तो उनका तो हाथ किसी ने नहीं पकड़ा, वो तो अभी भी अपनी जगह मौजूद हैं और उनके साथ जो लोग थे वो भी मौजूद हैं। अब इसको भी मैं 3 हिस्सों में करके 3 शॉर्ट कमेंट कर सकता हूं। एक पहला कमेंट ये है कि साजिशी अनासर मौजूद हैं या उनके अबेटर मौजूद हैं या उनके सहूलतकार मौजूद हैं या उनके जो बाहर बैठे हुए किरदार मौजूद हैं। इसका हमने तकरीबन बहुत लंबी आज नशिस्त जिसमें मैं मौजूद था, कानूनी टीम ने की है प्राइम मिनिस्टर के साथ। उसमें हमारे पार्टी के 2-3 और सीनियर लीडर्स को भी हमने बिठाया था। सेक्रेटरी जनरल असद उमर साहब थे, शाह महमूद साहब भी मौजूद थे, और उसको मैंने मीटिंग प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी में कंडक्ट किया और उसमें हमने फैसला किया है कि जो आप कह रही हैं ये बिल्कुल सवाल इन प्लेस है। हम उस पर कानूनी कार्रवाई का 1 से ज्यादा जगह पे आगाज कर रहे हैं और हम उस सिलसिले में जो मुल्क की आला तरीन अदालत है, जहां पे पहले ही इस तरह का एक मुकदमा मेमो गेट जिसका मैंने तज़किरा किया, वो प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी लॉ में अप्लाई करेगा कि एक मामला मौजूद है तो दूसरे मामले को भी सुन लिया जाए। हम लेके जा रहे हैं। दूसरा शॉर्ट कमेंट ये है कि ये पाकिस्तान के लोगों के सामने हम भरपूर मुकदमा, इसलिए मैंने आपका टाइम लिया, शुरू में रखना चाहते हैं कि ये पाकिस्तान में पता नहीं कितनी दफा ये जुर्म पहले भी हुआ, और ये जफर लाली साहब से मैं कहूंगा इस पे रोशनी डालेंगे कि किस तरह से आमटेज का जो फोन आया था और वो उसका औहदा क्या था हमारी ब्यूरोक्रेसी के मुकाबले में, जिसके एक टेलीफोन के ऊपर हम लंबे हो गए और उसके नतीजे में हमें 80,000 से ज्यादा शहादतें कबूल करनी पड़ी। और जिस शहर में मैं बैठा हूं, जिस शहर में आप तीनों तशरीफ फरमा हैं, उस शहर में बाहर निकलना मुश्किल हो गया था हमारे लिए। और तीसरा और आखिरी कमेंट ये है कि पाकिस्तान के लोगों के पास जाने के लिए ही तो हम इस मैदान में उतरे हैं और पाकिस्तान के लोगों के सामने ये आना चाहिए, इसलिए कि कोई जमाना था जब शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो, जिनके सजाए मौत को नाजायज तौर पे उन पे नाफिज किया गया था, उसको खत्म करने के लिए बतौर लॉ मिनिस्टर में इस्तीफा देकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में खड़ा हुआ था। पीपल्स पार्टी नहीं कह रही, मैं कहना चाहता हूं उस मुकदमे को भी सुना जाए। अब मैं उसमें वकील नहीं हूं, बल्कि मुझे मुल्जिम बना दिया गया था उस मुकदमे में। इसके बावजूद मैं कहता हूं सुना जाए और हम इंशाअल्लाह अज़ीज इसको हर महाज पे लेके जाएंगे और आपके सवाल के जवाब इंशाअल्लाह अगले चंद दिन में, कल से, परसों से, मंडे से मिलना आपको शुरू हो जाएगा। अच्छा बाबर अवान साहब, इमरान याकूब बात कर रहा हूँ मैं आपसे। इंतहाई इमरान याकूब, यार आप खान क्यों नहीं साथ कह रहे, मुझे ज्यादा नाम आता है। मेहरबानी सर, गुजारिश ये है कि मुख्तसर सा एक सवाल है और मुख्तसर सा जवाब चाहता हूँ कि ये भी सुना है कि आज जिस मीटिंग का आपने जिक्र किया उसमें ये भी को फैसला किया गया कि मियाँ शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, मियाँ नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान समेत अपोजिशन के जो लोग, जिन रहनुमाओं को आप समझते हैं कि वो इस मुबैना साजिश का हिस्सा हैं, उनके खिलाफ कोई आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाएगी। ये बात ठीक है कोई मुकदमे की या इस तरह की? देखिए, पहले तो ये है कि इमरान याकूब खान साहब, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आई नो यू वेरी वेल। हम अगरचे कभी मिले नहीं है जिस तरह से, लेकिन मैं आपको पता ही है कि मैं स्ट्रेटजी यहाँ नहीं बता सकूंगा, मैं इशारे फेंक देता हूँ। आपके सवाल के एहतराम में मैं इशारे फेंक देता हूँ। पहला इशारा ये है कि कानून आइन का जो आर्टिकल 6 जिसका आपने तज़किरा किया उससे 5 पहले आता है। वो कहता है कि लॉयल्टी ऑफ द स्टेट हर शहरी की जिम्मेदारी है। लॉयल्टी ऑफ द स्टेट हर शहरी की जिम्मेदारी है। इसलिए जो डिसलॉयल होगा पाकिस्तान का और बाहर देखेगा, मैं आपके सवाल के जवाब में दूसरा इशारा फेंकता हूं। 3 बयान आए हैं आपके सामने। पहला बयान ये आया कि इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट क्यों कहा, ये बयान किसने दिया था। दूसरा बयान आया कि हमारे लीडर जनाब बाइडेन साहब हैं, उन्होंने कहा कि इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट क्यों कहा, ये बयान किसने दिया था। दूसरा बयान आया कि हमारे लीडर जनाब बाइडेन साहब हैं, उन्होंने कहा कि इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट क्यों कहा, ये बयान किसने दिया था। तीसरा बयान आया कि
उनको पाकिस्तान में अपना किरदार अदा करना चाहिए। ये वीडियो वाले बयान है, दोनों इनके क्लिप्स मौजूद हैं। वो किसने कहा था, ये किस पार्टी में और किस इत्तेहाद में वो लोग मौजूद हैं। और फिर तीसरा जो बयान आया है वो इससे भी आगे बढ़कर है, और उस बयान के जरिए से ये कहा गया है कि जो पाकिस्तान के अंदर कौन है जिसने मुदाखलत की है, और कहने वाले एक ऐसे साहब हैं जो खुद एक मामले के बहुत बड़े मुलजिम है। जो मामला सामने आएगा कुछ दिनों में शायद आपको पता लग जाए। अच्छा, तो इन हालात में हमने ये फैसला किया है कि हम किसी के खिलाफ, जाहिर है देखें परसों इंशाअल्लाह उल अजीज हम जाएंगे हाउस के अंदर, और हाउस के अंदर जाके हम मुकाबला करेंगे, और मुकाबले में आपके लिए बेहतर खबर निकलेगी। तो इसलिए वैसे परसों ना जाना ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए बाबर अवान साहब। परसों के रोज तो आप ना जाए ना हाउस में, वहां पे तो उन्होंने ऑपोजिशन ने बंदे पूरे करने हैं। परसों हम तो जाएंगे ना हाउस में, ऑपोजिशन का हम मुकाबला करेंगे, और हमारे पास जो सरप्राइजेज हैं वो आईनी हैं, वो कानूनी हैं, वो रूल्स ऑफ बिजनेस के हैं, और वो पार्लिमानी हैं। अभी तक समीना आपने देखा, हमने उनको सीधा लिटाया है जब भी वो कहते थे हमारी अक्सरियत है। और ताजा तरीन उसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ, दो मिसालें पीछे भी हैं। पहले फैटफ की मिसाल भी मौजूद थी, उसकी हाँ, ज्यादातर आपका पलड़ा भारी रहा है, लेकिन वैसे यूसुफ रजा गिलानी के इंतखाब में वो जीत भी गए थे, ये भी हुआ है। लेकिन स्टेट बैंक पाकिस्तान का नहीं हो सकेगा पास कानून, हमने सेनेट से भी करवा के दिखाया। वही मैं कह रही हूँ, ज्यादातर आपने पास करवा लिए, लेकिन खैर यूसुफ रजा गिलानी का इंतखाब वो जीत भी गए थे, तो उसमें उन्होंने भी सरप्राइज दिया हुआ है। लेकिन इस सारी बहस को एक तरफ रखते हुए जो मुनहरिफ अराकीन हैं, इनके बारे में भी आज ये सामने आया है कि आप लोग कार्रवाई करने जा रहे हैं। वैसे तो इनके बगैर भी उन्होंने नंबर पूरा कर लिया है, तो इनके अगेंस्ट क्या कार्रवाई, इनको भी गद्दारी के ही नीचे लेके आ रहे हैं या कोई और कार्रवाई है? मैंने तो गद्दारी का कोई जिक्र नहीं किया। मैं आइन के आर्टिकल मैंने आपको बताया 5, और उसके नतीजे में जो कार्रवाई होगी 1। ठीक। अब आपने नाम लिया है जनाब यूसुफ रजा का। ओहो, वो तो मैंने वैसे हो गया है। क्या किसी मुल्क में ये हो सकता है कि किसी उम्मीदवार का बेटा पैसा बांटता हुआ वीडियो पे पकड़ा जाए, और एक आईनी ऐसा इदारा जिसको आइन का आर्टिकल 218(3) ये कहता है कि वो गार्ड है टू गार्ड द अगेंस्ट द करप्ट प्रैक्टिसेस एंड इलीगल प्रैक्टिसेस, वहां से कोई फैसला ना आए। बहुत शुक्रिया आपका, आपने सही याद दिलाया, मैं भूला हुआ था। ये इलाली साहब को भी मैं याद कर लूं, वरना वो भी मुझे फिर बड़े सख्त अल्फाज में याद दिलाते हैं कि वो भी है। बाबर अवान साहब, हिलाली साहब को भी मैं जरा इंक्लूड कर लूं डिस्कशन में। हिलाली साहब, कोई क्वेश्चन है आपका बाबर अवान साहब से, या जो ओवरऑल आप डिस्कशन इस वक्त सुन रहे हैं उस पर कोई कमेंट करना चाह रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं, मैं इनको सुनना चाहता हूं। मेरे ख्याल में अवाम को भी इनको सुनना चाहिए। आप वन लर्न्स बाय लिसनिंग नॉट टॉकिंग, तो मैं इनको सुनना चाहता हूं। बाद में अगर टाइम हो मैं 1-2 चीजें कहूंगा जरूर। ठीक है। अच्छा बाबर अवान साहब, मैंने मुनहरिफ अराकीन का पूछा था, आपने उसका वो बता दिया कि उनके खिलाफ आर्टिकल 5 के तहत आप जा रहे हैं। नहीं, वो और कार्रवाई है, मैं बता देता हूँ। वो ये है कि आइन के आर्टिकल 63A के तहत हम रेफरेंस हमने तैयार किए। ये रेफरेंस हम मुतल्लका और मुनासिब मौके पर स्पीकर नेशनल असेंबली के सामने रखेंगे। ये रेफरेंस आज मैं सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में गया था, एडिशनल सेक्रेटरी मेरे साथ थे जो हमारा पार्टी का है G8 इस्लामाबाद में, और वहां बैठ के आधा दिन उधर मीटिंग्स में रहा, यहाँ आके फिर रेफरेंसेस हमने तैयार किए। उन रेफरेंसेस के अंदर जो हमने ग्राउंड्स लिए हैं, एक तो ये कि जब किसी को नोटिस दिया जाए तो उसको आपको टाइम देना पड़ता है, शो कॉज नोटिस देना पड़ता है कि अपनी पोजीशन आप एक्सप्लेन करें। और हमने इजाफा ये किया कि चूंकि मेरी लॉ मिनिस्ट्री में आर्टिकल 10A आया था कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें लिखा हुआ है कि फेयर ट्रायल होना चाहिए, कि उनको सुना भी जाए, तो हमने उसमें लिखा था कि प्राइम मिनिस्टर के पास अगर आप मिलके अपना मौक़िफ़ देना चाहते हैं तो आपको उसकी, वो चेयरमैन है पार्टी के, तो उसकी भी इजाजत है। लेकिन कुछ लोगों ने जवाब दिया, कुछ लोगों ने गोलमोल जवाब दिया, और कुछ लोग जवाब गोल कर गए। वो तो मुस्तरद हो गई रिजेक्शन में, कि हम रेफरेंस में जा रहे हैं। ठीक है। रेफरेंस के जरिए से उसमें जो शख्स जाता है पार्लियामेंट के अंदर, उसके वोट देने पे ना कभी पाबंदी लगाई जा सकती है, ना गवर्नमेंट की तरफ से कभी ये कहा गया। लेकिन ये वोट जिस पार्टी के सीट पे वो होता है, वो सारे के सारे अभी भी ऑपोजिशन की कोई सीट उनको अलॉट नहीं हुई। मैं नई बात कर रहा हूं, मैं थोड़ा सा इशारा फेंक रहा हूं इमरान याकूब खान साहब, और लोगों को मैं दावत देता हूं कि इस पे जरा गौर व फिक्र करें।
वो किस पार्टी के रोस्टर पे है नेशनल असेंबली के अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, किस पार्टी की सीट पे है अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, किस पार्टी की तरफ से उन्होंने हल्फ उठाया है अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इसलिए जो फैसला हुआ था 2018 के, जिसके जरिए से जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ उड़े थे, उसमें उड़ने वाली तरफ पे ये थे, विकेट उड़ाने वालों का वकील मैं था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। 5 जजों की वो जजमेंट है और मौजूदा चीफ जस्टिस साहब उस वक्त एक फाजिल जज थे जिनकी ऑथर की हुई बाबर अमान साहब, इमरान साहब का सवाल ले लें। जी इमरान साहब। अवान साहब ये फरमाइएगा कि आप जो बातें कर रहे हैं ना असूली तौर पे बड़ी अच्छी भी सुनाई दे रही हैं और बात भी ठीक है, लेकिन आप मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ हुकूमतों की मुख्तलिफ काबीना के रुकन रहे हैं। प्लीज मेरा सवाल माइंड मत कीजिएगा, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्या पाकिस्तानी सियासत में आपको कभी असूल पसंदी नजर आई है? इमरान साहब, मैं एक दफा वजीर रहा हूं, किसी मार्शल लॉ और अनइलेक्टेड गवर्नमेंट में मैं वजीर नहीं बना। मैं रिकॉर्ड के लिए कहना चाहता हूं, आप निकाल के जरूर देखिएगा और अगर तरदीद करनी है तो मुझे फिर बुला लीजिएगा। मैं वो वजीर था जिसने शुरू में जनरल मुशर्रफ साहब से मैंने ओथ लेने से इनकार किया। मुस्लिम लीग नून के सारे लोगों ने जाके वजीर बने आसिफ जरदारी साहब के दौर में, उन सब ने ओथ लिया था। हमने पहले जनरल मुशर्रफ को हटाया और आर्काइव में मेरी फोटो देख लें, मैंने उस दिन ओथ लिया। तकरीबन साल से ज्यादा अरसा गुजर गया था। गवर्नमेंट बनाने वालों में से 2-3 लोगों में से मैं एक था। इसके बावजूद भी जुद्दोजहद पंजाब में मैं जो करता था वो आप उसके गवाह हैं। तो मैं एक दफा गवर्नमेंट में आया हूं इससे पहले, वो उस गवर्नमेंट में जिसके लिए हमने बड़ा लंबा लड़ाई लड़ी थी। 97 में नवाज शरीफ आए, जब भी आए इन्होंने हमारे खिलाफ। बाबर अमान साहब, हमारा वक्त बड़ा कम है और भी हम जाहिर है चीजें आगे। 2 जगह मैं आपको बताता हूँ कहाँ होती है। एक ये है उसूल कि आप जिसकी सीट के बुनियादी उसूल एक ही है, जिस सीट पे आप बैठे हुए हैं, अगर पार्टी छोड़ना चाहते हैं आप इस्तीफा दें। मैंने सेनेट से इस्तीफा दे के तहरीक इंसाफ ज्वाइन की थी आपके सामने। आप एग्री करते हैं इस फैक्ट से या इनकार करते हैं? नहीं, मैं एग्री करता हूं। मैं आपकी सिर्फ बात, आपकी जाती बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल सियासत में असूल पसंदी की बात कर रहा हूं। उसूल पसंदी तो देखिए ना, आप जो हमारे लोग हैं वो इत्तेहादी मिला के कोई 164-65 हमारे साथ खड़े भी तो है ना। उसूल पसंदी तो है। जो मीर जाफर हैं, मीर सादिक हैं, वो पूरे हिंदुस्तान की तारीख में तो हर तरह के लोग हर वक्त में मौजूद रहे हैं। देखते हैं संडे को कितने लोग आपके साथ होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बाबर अवान साहब, आपने वक्त दिया। और जनाब बाबर अवान साहब मिनिस्टर हैं, उनका ये क्या कहना है सारे मामले के हवाले से आपने, लेकिन आगे इस पर डिस्कशन मजीद करते हैं जनाब के क्या वाकई अब ये मामला जो है मुल्क की खुद मुख्तारी का है, आज़ादी का है, या फिर ये सिर्फ सियासी स्टंट्स हैं। इनके ऊपर मजीद भी बात होगी। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। और प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ सीनियर एंकर पर्सन आयशा बख्श भी अब मौजूद हैं, जो इस्लामाबाद में हैं इस वक्त और सारी सूरत हाल को कवर भी कर रही हैं। आयशा, आपको भी मैं खुशामदीद कहती हूँ शो पर, लेकिन थोड़ा सा मुझे अलाउ कीजिएगा। हिलाली साहब आज कह रहे हैं कि मैं सिर्फ सुन रहा हूँ, सुनने से भी बड़ी चीज़ें पता चलती हैं, लेकिन हिलाली साहब हम आपको भी सुनना चाहते हैं, तो मैं आपका ज़रूर एक कमेंट लेना चाह रही हूँ इस सारी डिस्कशन में। हिलाली साहब, ये जो एंटी अमेरिका एक नैरेटिव जो है प्राइम मिनिस्टर साहब ने बिल्ड किया है, आप समझ रहे हैं कि ये हकीकी तौर पर अब पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, आज़ाद फॉरेन पॉलिसी और पाकिस्तान की कौमी सिक्योरिटी की ही एक जंग है, या फिर इसको प्राइम मिनिस्टर साहब यूज़ कर रहे हैं एक कार्ड के तौर पर? बड़ा अच्छा सवाल है आपका समीना। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं एक सिटीज़न हूँ पाकिस्तान का। मुझे कहा गया है, मेरी गवर्नमेंट कह रही है कि आपके इलेक्शन के दौरान फॉरेन इंटरवेंशन हुआ है और आपके एमएनएज से को पैसे मिले हैं, बाहर से भी आए हैं, अंदर से भी आए हैं, रिश्वत दिया है, उनका ज़मीर को हॉर्स ट्रेडिंग हुआ है, ब्राइबिंग हुआ है। मैं ये पूछना चाहता हूँ स्पीकर साहब से, आपका फ़र्ज़ है इलेक्शन ये वोट को कंडक्ट करना, मगर आपका कोई इंटरेस्ट है कि ये सवाल का जवाब पैसे मिले आपको, सवाल का जवाब मिले आपको इंटेलिजेंस एजेंसी से?
है कि नहीं? माने आप अगर बगैर पूछे उनको, बगैर इन्वेस्टिगेशन किए अगर आप ये फिर कंडक्ट करेंगे ये वोट, तो इसका मतलब है आपको तो परवाह ही नहीं है कि इस किस्म की कॉन्स्टिट्यूशन का खिलाफ वर्जी हो। तो प्लीज हमें बताएं किसकी बात हम समझें, किसकी बात हम माने, गवर्नमेंट की, ऑपोजिशन की, अखबारों की, किसकी? और जब अगर आपके सामने एक सीक्रेट प्रेजेंटेशन हुआ है और उन्होंने आपको कन्विंस कर दिया है कि ये गवर्नमेंट जो कह रही है ये सही नहीं है, ये रीजनेबल कॉज उनके पास नहीं है, मैं मान जाऊंगा। तो फिर आके कहें, हमें बताएं, हमें क्लियर कर दें। हमें पता नहीं चल रहा है इस वक्त किसको माने हम। एक जानिब यानी ये भी हो रहा है कि हम खत को भी सही मान रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब खत के नतीजे में जो कुछ हो रहा है वो भी हम होने दे रहे हैं। अगर खत सही है और ये वाकई कोई साजिश है तो फिर तो ये सब कुछ यही रुक जाना चाहिए, लेकिन अगर सही नहीं है या साजिश नहीं है तो फिर तो चले आप क्लियर कर दें। मैं कोशिश करता हूँ आपकी ये परेशानी दूर करने। देखिए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो बात कर रहे हैं ना, देखिए मैं उनके मौक़िफ़ पे शक का इज़हार नहीं करता, ना मुझे उनकी हुब्बुल वतनी पे किसी किस्म का शोबा है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन मैं एक बात से इख्तलाफ ज़रूर करूँगा और वो ये है कि वो ये जो बयानियाँ ले रहे हैं उसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगर वो हैं और हुकूमत में है तो पाकिस्तान है, और अगर खुदा न खास्ता वो ना रहे हुकूमत में, वो वज़ीर आज़म ना रहे, तो खुदा न खास्ता शायद पाकिस्तान के वजूद को ख़तरा हो जाएगा। देखिए मुझे ये लगता है, मुझे इनकी इस मौक़िफ़ से, इस बयानिए से इख्तलाफ है। वो ये अपना अगले इलेक्शन का एक बयानिया बना रहे हैं और उसको इस हद तक वो लेके जा रहे हैं कि जो सोसाइटी पहले पोलराइजेशन का शिकार है उसमें मजीद एक डिवाइड पैदा होगी। देखें बतौर सियासतदान और फिर बतौर वजीर आज़म आपको मामलात को इस दहेज तक नहीं लेके जाना चाहिए कि जहां मामलात इतने खराब हो जाए। आयशा से मैं पूछती हूँ, आज आयशा ने मुलाकात भी की है प्राइम मिनिस्टर से। आयशा, क्या आपकी रीडिंग है, क्या आपकी असेसमेंट है, प्राइम मिनिस्टर हाउस का माहौल कैसा था? कोई पैकिंग वैकिंग जारी है वहाँ पे जाने के लिए, या फिर आपको लग रहा है कि अभी वाकई कोई कार्ड है जिसका वो बार बार जिक्र कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया समीना। रीडिंग क्या रही, बहुत खामोशी थी प्राइम मिनिस्टर हाउस में। एक जिसे कहते हैं कुछ है लेकिन कुछ नहीं भी है, बहुत ही साइलेंस वाले माहौल था वहां पर। वज़रा मौजूद थे, नॉर्मली जो स्टाफ होता है वहां का, प्राइम मिनिस्टर साहब थे, लेकिन रीडिंग ये है कि वजीर आजम से साबिक वजीर आजम तक के सफर में इमरान खान साहब जितना कुछ कर सकते हैं वो सब करने की वो कोशिश कर रहे हैं। उनको सिर्फ 172 का नंबर ऐवान में पूरा करना है, बस वही पूरा करना सबसे मुश्किल काम हो गया है। जितनी बाकी चीजें वो एग्जॉस्ट कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं इस टाइम को बढ़ाने के लिए, वोटिंग को और डिले करने के लिए, वो तमाम टैक्टिक्स वो यूज कर रहे हैं। 8 मार्च से लेके आज 1 अप्रैल तक वो जितनी चीजों को लिंक करते हैं, डॉट्स को कनेक्ट करते हैं, उनके अंदर लूप होल्स निकल के सामने आ खड़े होते हैं। वो जब ये कहते हैं कि मेरे रशिया के दौरे की वजह से 7 तारीख का पैगाम मुझे मिला, तो फिर वो अपोजिशन के ऊपर जब इल्जाम डालते हैं 3 महीने पीछे का, तो वो नल एंड वाइड होता दिखता है। वो जब कहते हैं कि रशिया की वजह से खफगी हुई तो हमें पिछले महीने ही IMF से $1 बिलियन की मिलती है, हमें उससे मिलते हैं, वर्ल्ड बैंक से पैसे मिल रहे हैं। पाकिस्तान को तो बांधना हो या अपनी मर्जी की आप पर पॉलिसी मुसल्लत करनी हो, कब मुश्किल रही? हमारे सामने रहा कि हमने एक ब्रदर इस्लामी मुल्क की मान के दूसरे को नाराज किया। हमारे सामने रहा कि IMF से डील करने के लिए हमने CPEC को कैसे कॉम्प्रोमाइज किया। ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल डीलिंग वीलिंग हो रही है। वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, उनके पास बहुत से ऑप्शंस और चॉइसेस मौजूद हैं। सीरियस संजीदा मामलात, दुनिया से ताल्लुकात, हमारे फॉरेन ऑफिसेज को किस तरह से हैंडल किया जाएगा, ये सब आने वाले दिनों में हमारे सामने आएगा। आपको हर चीज। अच्छा आयशा, मैंने उनको पूछा आज प्राइम मिनिस्टर साहब को, अभी आपके सामने भी एक इशू चल रहा है। जी बताइए। जी आयशा बताइए। मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को पूछा, ये जो हम जब गुज़िश्ता रोज आला अस्करी क़यादत के साथ आपकी मुलाकात रही, आपने उनको बुलाया और क्या आपने कहा कि ये, मैंने उनको सवाल किया कि आपने उन्हें कहा कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वापस ले लें और मैं चंद महीने बाद हम इलेक्शन अनाउंस कर दूंगा। इस पर प्राइम मिनिस्टर ने जवाब नहीं दिया। अभी एक और जगह बैठकर उन्होंने एक और इंटरव्यू के अंदर ये कहा कि
वहां से मेरे पास ये आया था, जिसके Options ऊपर आए। फौरी तौर पर जरा ऐसे असली तरदीद सोर्सेज भी की आ तरफ गई। से उसकी तरदीद कर दी गई कि हमें बुलाया गया था, हम तो हेल्प करने गए थे और उनका पैगाम हमने ऑपोजिशन को पहुंचाया था और ऑपोजिशन ने उस पैगाम को नहीं लिया। यानी कि हम इतना दूर सफर तय करके चले गए हैं 8 मार्च से 1 अप्रैल तक कि प्राइम मिनिस्टर ठीक इमरान है। खान अच्छा, बहुत एक मिनट दरवाजे आयशा, अपने मुझे लिए थोड़ा खुद मौका बंद करें, दीजिएगा। लेकिन इस सारे हिलाली के अंदर साहब वो भी जो कुछ political ऐड narrative करना बना चाह रहे रहे हैं। हैं। ठीक, हिलाली साहब भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। हिलाली साहब, ये वाकई सिर्फ रशिया का मामला था या एक कंटिन्यू हम देख रहे थे सीरीज ऑफ इवेंट्स थी जिससे अमेरिका नाराज हो रहा था? अब मैं कह सकती हूँ प्राइम मिनिस्टर ने भी कह लिया। जी हिलाली साहब। अमेरिका को समीना, अमेरिका को छोड़ें, इमरान खान साहब के फीलिंग्स और उनके इंटरेस्ट को छोड़ें और अपोजिशन के इंटरेस्ट को छोड़ें, पाकिस्तान के इंटरेस्ट पे आए। हम, आप और मेरे इंटरेस्ट में आए। हम जानना चाहते हैं कि ये सब जो एलिगेशंस हुए हैं कि 20-30 लोगों के साथ अमेरिकन मिले हैं, हम जानना चाहते हैं कोई, ये हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को कुछ पता है कि ये बातें क्या हुई? और अगर उनको कुछ पता है, उनके ओपिनियन में ये जो डिस्कशंस हुए थे ये मुनासिब थे कि ये एक इंटेग्रिटी प्रोसेस ऑफ नो कॉन्फिडेंस को खत्म करना चाहते थे? ये वो कर रहे थे जो इंटरवेंशन है दूसरे मुल्कों के इंटरनल अफेयर्स? आप बताएं। इमरान खान को छोड़ें, अपोजिशन को छोड़ें, आपका क्या उसमें व्हाट इज द आउटकम? दूसरी बात, ये जो पैसे बटे हैं वाकई बटे हैं? कितने बटे हैं? कौन बटाया है? ये बताएं हमें। और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, कितनी शर्मनाक आज बात हुई है कि एक औरत जिसकी मियां को कत्ल किया गया है, उस कातिल को वापस बुलाया गया, किधर? पाकिस्तान को। उसको बेल दिया गया इसलिए उसके पास एक वोट है। आप समझ सकते हैं इस किस्म की वैल्यू सिस्टम? ये जो ऐसी चीजें जो होते हैं, मैं नहीं चाहता कि हम पार्टिजान हो। हम, आप और मैं चाहते हैं कि एक ऐसा आंसर मिले जो हमें इत्मीनान हो। मैं कहना चाहता हूं कि कोई साजिश नहीं थी। बियॉन्ड रीजनेबल डाउट उन्होंने कुछ ऐसी चीज नहीं की थी जो इमरान खान कह सकता है कि ये सब मेरे खिलाफ साजिश है। वेरी गुड, लेट्स मूव ऑन। मैं कह रहा हूं, अगर मैं स्पीकर होता तो मैं ये पूछता कि आप मुझे किस प्रोसेस में कंडक्ट करवाना चाहते हैं? ए बोगस प्रोसेस जिधर पैसे और हॉर्स ट्रेडिंग और ब्राइब टेकिंग और इंटरवेंशन इन पर्सनल, या एक आम क्लैरिटी आनी चाहिए। मैं इलेक्ट हुआ हूं और ठीक है जी इमरान साहब, ये तो हो ही नहीं रहा है। नोबडी है। इज डूइंग दिस। अच्छा जी, ये होगा भी नहीं लाली साहब, अवाम ऐसे बेचारे अंधेरे में ही मारे जाते हैं। जी इमरान साहब। हिलाली साहब की जज्बात की मैं बड़ी कदर करता हूँ। हिलाली साहब हमारे यंग एंग्री में है ना, इसलिए मैं इनकी बात जो है ना हमेशा इसको बड़ा वजन देता हूँ और ये दिल से बात करते हैं। अब भी इन्होंने बड़ी दिल से बात की है और ये एक आम पाकिस्तानी के जज्बात हैं। वो चाहता है ये बातें सारी सुनना, करना और जानना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जिस वक्त आपके मफाद आड़े आ जाते हैं, जब आपके लिए अपना इक़्तिदार बचाना ही सब कुछ रह जाता है, फिर आप ये अपने फ़ायदे को या मुल्क के फ़ायदे को नहीं देखते, आप अपने ज़ाती फ़ायदे को देखते हैं। जिस तरह आयशा कह रही थी, यकीन करें अगर आप इमरान खान साहब के बतौर वज़ीर आज़म ही पिछले 1 महीने के कंडक्ट को देख लें, उनकी तमाम स्पीचेस देख लें, उनकी तमाम बातें देख लें, तो आपको सारी समझ आ जाएगी कि असल में हो क्या रहा है। मुझे आप सिर्फ इतना बात बता दें कि क्या उनकी अपनी हिकमत अमली है जो वो ठीक है? जिस वक्त वो देखें, बुनियाद तो उन्होंने भी उसी सिस्टम में रखी कि जिस वक्त तरीन साहब के जहाज़ में वो दूसरे लोगों को बुला के अपने साथ पीटीआई का वो क्या मैं उसको कहूँ, एक कपड़ा उनके, झंडा उनके, मफलर उनके या पटा उनके गले में डाल रहे थे, उस वक्त ये सारी चीजें थी। पहले मेरी बात सुन लें, इंडिपेंडेंट लोग थे, वो शामिल हो इंडिपेंडेंट थे ना। अब बात ये है कि ये इत्तेहादी जो हैं, अब जब उनकी तरफ जा रहे हैं तो सिर्फ ये कहना है कि जी पैसे दे के गए हैं। इस वक्त, उस वक्त भी इत्तेहादियों को उन्होंने पैसे दे के किया था। अब परवेज लाई साहब को अगर ये कहें कि हम आपको चीफ मिनिस्टर बना देते हैं, आप भाई, आप ब्राइब तो ब्राइब है, चाहे आप पैसे दे दें चाहे आप ओहदा दे दें। इसका मतलब ये है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है हिलाली साहब,
कि वो ये जो कर रहे हैं इक़्तिदार के लिए कर रहे हैं। सब एक जैसे हैं, वो अपना इक़्तिदार बचाने के लिए क्योंकि हुकूमत में ओहदों की लालच दे रहे हैं। वो अगर आप कह रहे हैं कि मुबैना तौर पे पैसे दे रहे हैं तो फिर दोनों में फर्क क्या होगा? और मजे की बात यह है कि इस सारे में वो भी एक्सपोज हो रहे हैं जो लेन देन की सियासत करें, बार्गेनिंग करें। मतलब अगर आप जमीर पे ही जागे होते तो आपका जमीर किसी एक तरफ जाग चुका होता है, भाई ये सही है या गलत है। एक रात को वो ऑफर के ऊपर जमीर अपना जो है ना वो जगाते हैं और ऑफर पे रात को अपोजिशन के साथ होते हैं, दिन में हुकूमत के साथ होते हैं। देखिए एक बात होता है पॉलिटिकल। देखिए अगर आप पॉलिटिकली एक आदमी को सेटिस्फाई कर सकते हैं, हालांकि वो आपके मकसद के लिए है, हालांकि वो लगता ऐसा है कि सिर्फ और सिर्फ आपके कन्वीनियंस के लिए करते हैं, वह मैं मानता हूं। मगर पॉलिटिक्स में अगर आप एक आदमी समझते हैं इसके पास पावर है तो आप उसको एक इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो, मिनिस्टीरियल पोर्टफोलियो दे देते हैं, हालांकि ही डज नॉट डिजर्व दैट। मगर उस किस्म की ब्राइब, माफ करिए, उस किस्म की हॉर्स ट्रेडिंग मैं समझ सकता हूं। मैं नहीं समझता हूं कि ये इट इज नॉट एक्स्ट्रा पॉलिटिकल। मैं वो बात कर रहा हूं उसमें जब आप नेकेडली पैसे लाते हैं, बिठाते हैं, उनको पैसे देते हैं और शायद इवन अगेंस्ट हिज विशेस, इसलिए कि वो गरीब आदमी है, इसलिए कि वो पैसे चाहता है अगले इलेक्शन के लिए, इसलिए 20 और 50 करोड़ कम नहीं होता है। और ये जो जरा मुझे आयशा को भी इंक्लूड कर दीजिए, ठीक है आयशा साहब? ये बिल्कुल हिलाल साहब आपकी ये तो बात आ गई सामने और जो आपका वो पॉइंट ऑफ व्यू अपनी जगह, इसको हम खुद चाहते हैं, ये क्लियर होना चाहिए, क्लैरिटी आनी चाहिए। लेकिन आयशा अब आप होती क्या देख रही हैं? संडे को कोई खुदा न खास्ता आपको लग रहा है कि सिचुएशन ऐसी ना हो कि कारकुन हो, क्योंकि ये भी खबरें आ रही हैं कि पीटीआई के कारकुनान भी डी चौक पर लाए जा रहे हैं या फिर वो आएंगे, जो भी सूरत हाल बनेगी, तो इसकी कोई प्लानिंग, कुछ स्ट्रैटेजी संडे के लिए आपको नजर आई? समीना, प्राइम मिनिस्टर ने जैसा शुरू में ही कहा था, तो प्राइम मिनिस्टर माइंड गेम्स और प्रेशर टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं, जो दिखाई देता है कि टाइम चाहिए, जितना आगे वोटिंग जा सकती है और तरीकाकार इख्तियार किए जा सकते हैं। जो उन्होंने एडवाइस देके भेजा जिस पर ऑपोजिशन ने जवाब दे दिया, उसके बाद ऑप्शन क्या बचते हैं? गुज़िश्ता इतवार को उन्होंने बड़ी तकरीर की, बड़े लोग बुला रखे थे, ऑपोजिशन ने बुला रखे थे, दोनों को समझा दिया गया आए अपना जलसा करें, वापसी का रुख लें। इस्लामाबाद में ये सब कुछ नहीं होगा। अगले 24 से 48 घंटे बहुत क्रूशल हैं। आप ये समझें कि इस्लामाबाद के तमाम इदारे, तमाम डिपार्टमेंट अलर्ट पर हैं, कुछ भी मुमकिन है। वजीर आज़म इमरान खान ने आज कहा, नेवर अंडर एस्टिमेट कप्तान, आखिरी गेंद तक जाऊंगा, आखिर तक लड़ूंगा। देखना यह है कि उनको सिर्फ 172 बंदे ऐवान में प्रोड्यूस करने हैं, जो अपोजिशन की आईनी मूव है। पिछले 1 माह से कोई भी इदारों में, मिनिस्ट्रीज में काम नहीं हो रहे, सब कुछ रुका हुआ है। सिर्फ इस एक बाबत के होना क्या है? आप ये सोचें कि यहां पे जो बिजली की लोड शेडिंग का मामला खड़ा हो गया इस मुल्क में, कोई संजीदगी नहीं। संजीदगी सिर्फ इस बात की है, ये कुर्सी को पकड़ के रखे ना, और ये ऐसा नहीं है, सभी का यही हाल है। पूरे एक महीने से उमूर मुमलिकत बिल्कुल मुअत्तल होकर रह गए हैं और हम देख रहे हैं कि किसी हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। सिर्फ उधर ऑपोजिशन को ये है कि हम 172 पूरे कर लें और इधर गवर्नमेंट को अपने लाले पड़े हुए। काम आवाम के लिए इस वक्त कोई नहीं हो रहा, ना कोई डिस्कशन। अपोजिशन तो 172 से कहीं ज्यादा शो कर चुकी है। असल इशू ये नहीं है। मैं आयशा से ये जानना चाहता हूँ, 177 तो मौजूद थे ऐवान में। जी ऐसे ही है आयशा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, और 177 में वो लोग शामिल नहीं हैं जो मुनहरिफ अराकीन, हाँ जी, मुनहरिफ नहीं है इसमें, ये उनके बगैर हैं। अच्छा, मैं जानना ये चाहता हूँ, आज आप पार्लियामेंट में गई थी, अपोजिशन का क्या मूड आपको लगता है? अपोजिशन वाले जो हैं वो क्या सोच रहे हैं? इमरान साहब, हम गुज़िश्ता रोज सेशन में ही थे जब वहां पर हुआ। अपोजिशन जो है ना बहुत मोहतात है, बहुत अलर्ट है। ऑपोजिशन अपनी तरफ से एक भी ऐसी चूक नहीं करना चाह रही है जो ये मौका दे हुकूमत को या प्राइम मिनिस्टर को कि वो उसका बहाना बनाकर कोई और एज लेने की कोशिश करें। ये हमने गुज़िश्ता रोज देखा भी कि इससे पहले कि प्राइम मिनिस्टर रात तकरीर में बात करते, जो हुकूमती साइड थी, बेंचेस थे, अभी स्पीकर साहब नहीं आए थे, इन्होंने गद्दार गद्दार के नारे लगाए ऑपोजिशन साइड पर, और बलोचिस्तान के जो एमएनए थे वो उठकर इनकी तरफ आए भी, खालिद मकसी साहब, जिस पर ऑपोजिशन के पीपल्स पार्टी नून लीग के सीनियर लोग वापस ले गए, उन्होंने काम डाउन किया। हमने ऑपोजिशन को बहुत मोहतात देखा है। आज भी हमने जहां जहां बात की कि हुकूमत ये भी प्लान करी है, वो भी करी, वो एक ही जवाब देते हैं, भाई 172 अंदर पूरे करें, हमने 177 बिना
हुकूमती जमात के कर लिए हैं, बहुत ही मोहतात हैं। और जो हुकूमत की साइड है वो हर एज पे जाने को तैयार है, वो उकसाने को तैयार है, वो प्रेशर डालने को तैयार है, वो इस हद तक चीजें ले जाना चाहते हैं कि कहीं से शायद कुछ और हो जाए। लेकिन ना तो हम ऑपोजिशन जो खेलेंगे, है इस वक्त ना हम खेलने कूल एंड देंगे। काम तो है क्योंकि हालात उनकी तो तैयारी सूरत-ए-हाल- पूरी है। लेकिन आयशा, मैं आपसे दोबारा भी आपकी तरफ आती हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ हिलाली साहब से ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगी, क्योंकि हम बात यहाँ पे नैरेटिव की और क्लैरिटी की कर रहे हैं हिलाली साहब। तो हमने ये देखा था कि केपी के जो बल्दियाती इंतखाब का पहला मरहला था हिलाली साहब, उसमें पीटीआई को अच्छी खासी मार पड़ी थी। अब हमने देखा है कि जो इलेक्शन का रिजल्ट आया है उसमें अच्छी खासी तहरीके इंसाफ ने नशिस्तें जीत ली हैं और 40+ उसके बताई जा रही हैं अभी तक गैर हतमी नतीजे के मुताबिक। आपको लगता है कि नैरेटिव की ये जंग है अगर, तो फिर ये मामला जो है ये पीटीआई की तरफ जाता दिखाई दे रहा है इन इंतखाबात के रिजल्ट को अगर हम जज करें तो? समीना, आपने बड़ी इंटेलिजेंटली एक सवाल को उठाया है और उसका जवाब ये है, मैं मान ही नहीं सकता था कि ये जो कहता रहता था इमरान खान माइंड गेम्स, इसमें कुछ हैं। मगर फ्रैंकली इसकी जो रिकवरी हुई है उस वक्त से जब वाकई ये अनपॉपुलर था टू टुडे, और ये इलेक्शन के रिजल्ट्स में मैं तो समझता हूं जल्द से जल्द अगर इलेक्शन हो, ये आदमी 2/3 के साथ ना वापस आ जाएं। मैं आज देखिए 3 तलवार पे एक जश्न हुई थी इन सपोर्ट ऑफ इमरान खान, लोग इकट्ठे हुए थे, अब कल भी लोग इकट्ठे हो रहे हैं। ये एक वेव चला है। माफ करिए, हमारे 3 पॉलिटिशियंस के फेमिलियर फेसेस जब वो देखते हैं और उनकी परफॉर्मेंस उन्होंने विटनेस किया है पर्सनली और मुल्क के साथ the troubles they have gone through, और जब इसको देखते हैं इसके 3 साल में जैसे भी है बड़े मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत लैप्सेस हुए हैं, मगर वो कहते हैं there is no comparison। अब that message has sunk home और अब मेरे ख्याल में he is recovered। और quite frankly समीना, quite frankly मैं आपको बताऊं कि मैं हैरान हो गया हूं कि स्पीकर अगेन आई से स्पीकर साहब को पूछें कि जितने भी रिपोर्ट्स आए हैं ऑफ हॉर्स ट्रेडिंग, एक को आप इन्वेस्टिगेट किया है? और अगर आप नहीं करना चाहते ओके, मगर हमें बताएं कि उस किस्म की इलेक्शन जिधर हॉर्स ट्रेडर्स, माने हुए हॉर्स ट्रेडर्स, फिल्म्ड हॉर्स ट्रेडर्स, एवरीथिंग, वो हिस्सा ले रहे हैं और आप कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर भी वही मामला चल रहा है। ठीक है, हिलाली साहब आप बार बार स्पीकर साहब से पूछते हैं, लेकिन आप यकीन करें कि स्पीकर साहब इसके जिम्मेदार नहीं हैं। वो बेचारे तो वो एक रबड़ स्टैंप है और उन्होंने अपने किरदार से और अपने अमल से ये साबित कर दिया है। स्पीकर साहब तो इख्तियार ये भी वज़ीर आज़म को दे देते हैं कि आप बताएं इजलास कब बुलाया जाए। असल में आप इसका जिम्मेदार इमरान खान साहब को ठहराएं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ही इसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो अगर अपने स्पीकर से कहेंगे तो फिर कार्रवाई होगी, अदरवाइज कोई कार्रवाई नहीं होगी। स्पीकर तो अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते। केपी इलेक्शन पे आपको कोई कमेंट करना है? केपी इलेक्शन में मैं कहता हूँ जी कि जो जीते जमहूरी अमल में उसकी तारीफ कर दी चाहिए। अगर लोगों ने वोट दिए हैं केपी में और पीटीआई जीती है तो इसका मतलब है कि पीटीआई वहाँ पे मकबूल है। और अगर अगले भी इलेक्शन होते हैं जिस तरह 3 या 4 महीने बाद, तो या जब भी होते हैं, तो मैं समझता हूँ कि अगर हिलाली साहब जिस तरह कह रहे हैं कि इमरान खान साहब 2/3 मेजॉरिटी जीतेंगे, तो जो जीते। आयशा, आप आज मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें करते रही हैं, आपको लग रहा है कि ऑपोजिशन बिल्कुल अपनी स्ट्रेटेजी में क्लियर है कि आफ्टर ये अदम एतमाद वो विन कर लेते हैं तो उसके बाद उन्होंने कब, कैसे, किस तरह इलेक्शन कराने हैं, कौन क्या कहाँ खड़ा होगा, सारी चीजें उनकी बिल्कुल क्लियर हैं? समीना, एक तो मैं एक कमेंट जो हिलाली साहब और इमरान साहब बात कर रहे हैं वो उसी तरह से ही है कि वाकई इमरान खान साहब ने जो 1 महीना है, आप ये समझ लें कि उन्होंने हुकूमत में रहते हुए आने वाले इंतखाब के लिए अपनी इलेक्शन कैंपेन चलाई है और बड़े वाज़ेह बयानिए के साथ चलाई है। उनका वोटर वापस जुड़ा है और एक उन्होंने कामयाबी से हुकूमत छोड़ने से पहले ये कहा जाए कि बड़े तरीके से अपने लोग जोड़ लिए हैं। आने वाले दिनों में जो इंतखाबी मुहिम होगी उसका नैन नक्शा भी वाजे कर दिया कि किस रुख पर आगे बढ़ेगी। दूसरी बात, ऑपोजिशन बहुत सी चीजों में वाजे है। पंजाब के सेटअप के ऊपर बातचीत काम तकरीबन फाइनलाइज हो गया है और कुछ वजारतें भी बांट चुके हैं किस किस ने क्या लेना रखना है।
कुछ पर अभी मामलात और तफसीलात चल रहे हैं। हुकूमत को सिर्फ अभी तक देख रहे हैं, लेकिन वो वाली चीजें भी तकसीम कर ली हुई हैं, वजारतें रख ली हैं जहां जहां रखी जानी स्ट्रेटजी है। रख ली है, अच्छा। ठीक तय है है कि चलिए। किसने क्या संभालना है, देखना यह है जो अहम सवाल है, क्या इतवार स्मूथली क्लोज डाउन होगा या इतवार कुछ ठीक और है, ओपन कर देगा इतवार तफसीली एक बहुत दिन। बड़ा दिन पाकिस्तानी तारीख का वक्त खत्म हो गया। आखिरी इतवार को ये साबित हो जाएगा कि क्या जमहूरियत का पहिया आगे चलेगा या यहाँ दमादम मस्त कलंदर होगा। चलिए जी, देखते हैं संडे पे सारी नजरें इंशाल्लाह उस दिन फिर हाजिर होंगे आपके सामने, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।